नमस्कार बच्चों, आज हम गुलाम वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक गियासुद्दीन बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि गियासुद्दीन बलबन किन परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना और लगभग 26 वर्ष तक उसने शासन किया। उसके बाद लगभग 10 वर्ष तक भारत में दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर अस्थिरता का दौर रहा। इस दौरान 5 सुल्तान आए और गए, लेकिन वे लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। उसके बाद बलबन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में यह चालीसा दल का एक महत्वपूर्ण सदस्य था और अपनी योग्यता के बल पर फिर यह सुल्तान के पद तक पहुंचा। तो सुल्तान के पद पर पहुंचने के पहले इसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के अधीनस्थ रहते हुए सुल्तान की सारी शक्तियों का उपयोग किया। 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद जो सुल्तान था वह बलबन के ही सहयोग से सुल्तान बना और 20 वर्ष तक वह सुल्तान के पद पर रहा। लेकिन उस दौरान नसरुद्दीन बलबन ने अपनी शक्तियों का उपयोग बलबन के अनुसार किया, या आप ये कह सकते हैं कि बलबन ने सुल्तान की शक्तियों का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार किया। 20 वर्ष बाद जब बलबन को ऐसा लगा कि अब सुल्तान को उसके पद से हटा करके यह सत्ता को हथिया सकता है, तो इसने जो है सत्ता का अपहरण कर लिया। और सत्ता के अपहरण के संदर्भ में कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि बलबन ने सुल्तान को विष देकर मार डाला। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सुल्तान अपनी मौत मरा था। उसकी मृत्यु के बाद बलबन ने सल्तनत की गद्दी को हथियाया। वस्तु स्थिति चाहे जो भी रही हो, लेकिन बलबन अपनी योग्यता के बल पर सुल्तान के पद को प्राप्त किया और सुल्तान के पद पर पहुंचने के बाद इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि इसके पूर्व में सुल्तान के पद की जो गरिमा थी वह काफ़ी न्यूनतम स्तर में जा चुकी थी। जो चालीसा दल के सरदार थे उन लोगों ने सुल्तान के पद को न्यूनतम स्थान तक पहुंचा दिया। इसलिए जब यह सुल्तान के पद पर पहुंचा तो उसने सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी उसको स्थापित करने का प्रयास किया। तो उन परिस्थितियों में उसने सुल्तान बनने के बाद कुछ सिद्धांत जारी किए, जिसे बलबन का राजत्व सिद्धांत कहा जाता है। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो यही देखते हैं कि बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था। तो इसमें देखते हैं कि बलबन का राजत्व सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी ऑफ बलबन। सुल्तान बनने के बाद बलबन ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन घोषणाओं के अंतर्गत इसने इस बात की घोषणा की कि सुल्तान का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, सुल्तान से किसी की तुलना नहीं होनी चाहिए, सुल्तान का पद किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से नहीं मिलता, जिस पर खुदा की विशेष कृपा होती है उससे यह पद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ उसने यह भी उसमें जोड़ा कि सुल्तान को सामान्य आदमियों से मेल जोल नहीं रखना चाहिए, किसी को भी सुल्तान की नकल नहीं करना चाहिए, सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। तमाम ऐसे जो है उसने घोषणाएं की और उनकी इन घोषणाओं का परिणाम ये रहा कि सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी वह एक बार पुनः बलबन के द्वारा स्थापित कर दी गई। तो यहाँ पर बलबन के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह सुल्तान के पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को स्थापित करना, जो कि पूर्व में मतलब जो है दूषित हो गई थी, धूमिल हो गई थी, या उसका जो पद था वह न्यूनतम स्तर तक पहुँच चुका था। जब बलबन ने सत्ता को प्राप्त किया तो सैद्धांतिक रूप में अगर देखा जाए तो यह
उत्तराधिकारी के रूप में नहीं था या सुल्तान पद के योग्य नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने अपनी इस अयोग्यता को छिपाने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए और लोगों के बीच एक दहशत का माहौल पैदा किया, डर और भय का माहौल पैदा किया, जिससे लोग सुल्तान से डरें और उस डर के कारण सुल्तान का सम्मान किए। इसी वजह से इसने अपने राजत्व सिद्धांत की घोषणा की। तो इसके राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत जो बातें थी उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे इसका कहना था कि सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए, सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। इसका मतलब जब तक सुल्तान कठोर नहीं होगा तब तक कोई उसका सम्मान नहीं करेगा, न ही कोई उसकी बात मानेगा। तो उसने अपने राजत्व के सिद्धांत में इस बात को जोड़ा कि सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक है। निरंकुश का मतलब होता है कठोर। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात उसने जोड़ी, इसने जो है रक्त और लौ की नीति का पालन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने रक्त और लौ की नीति का पालन किया। एक क्वेश्चन आता है कि रक्त और लौ की नीति की घोषणा दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने किया था? तो रक्त और लौ की जो नीति थी मतलब आयरन एवं ब्लड जो पॉलिसी थी वह गियासुद्दीन बलबन की थी। इसके अनुसार इसने अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया और छोटे से छोटे अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को उसने नहीं छोड़ा, दंडित किया। परिणाम में हुआ कि उसकी एक इतिहासकारों के द्वारा उसकी एक पॉलिसी का नाम दे दिया गया कि रक्त और लौह की पॉलिसी को लेकर के गियासुद्दीन बलबन ने शासन किया। उसके साथ साथ सुल्तान बनने के बाद इसने दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया, वो दूसरा महत्वपूर्ण इसका कार्य था वो था चालीसा दल का विघटन। चालीसा दल का इसने विघटन किया था। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सुल्तान इल्तुतमिश ने शासन के महत्वपूर्ण पदों पर जो है लोगों की नियुक्ति के लिए तुर्क सरदारों का एक जो है संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी कहा गया। और फिर उन्हीं सरदारों को शासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। तो बलबन भी उन्हीं में से एक था। बलबन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बलबन ने देखा कि किस तरीके से चालीसा दल के सुल्तानों ने जो है अपने पद का दुरुपयोग किया और सुल्तान की प्रतिष्ठा को जो है धूमिल किया। ऐसी स्थिति में जब ये सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के बाद इसका जो महत्वपूर्ण निर्णय था, इसने चालीसा दल का विघटन कर दिया, जिससे सुल्तान के ऊपर किसी का अंकुश, किसी का नियंत्रण न रहने पाए। उसके बाद जब इसने चालीसा दल का विघटन कर दिया तो चालीसा दल के विघटन के बाद फिर इसने शासन के महत्वपूर्ण पदों पर अपने अधीनस्थ जो लोग थे उनको शासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, जो इसकी इच्छानुसार या इसके आदेशानुसार कार्य करते थे। इस प्रकार इसने जो है चालीसा दल का विघटन करने के बाद सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को स्थापित किया और शासन को सही तरीके से संचालित करने के लिए इसने जो है नई नीति का निर्माण किया। चूँकि बलबन जब सुल्तान बना था तो उस समय सल्तनत की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी बिखरी हुई थी, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो 10 साल का गैप था उन 10 सालों में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्थिरता को स्थापित करने के लिए इसने जो घोषणाएं की, जो नीतियां बनाई, उन नीतियों का परिणाम यह था कि राज्य के भीतर स्थिरता स्थापित हुई। उसके बाद राज्य की जो सीमाएं थी वहाँ पर अक्सर जो बाहरी आक्रमण होते थे उन बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए, खासतौर से पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में इल्तुतमिश ने बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए उसने किलों की कई श्रृंखला बनवाई। तो इल्तुतमिश ने पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में किलों की श्रृंखला बनवाई और वहाँ पर कई किले स्थापित करके इसने पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र से होने वाले आक्रमणों को रोक दिया। यहाँ पर किलों की श्रृंखला का मतलब ये नहीं था कि वहाँ पर तमाम प्रकार के किले बनाए गए। ये इसका जो आशय यहाँ पर निकलता है कि उसने वहाँ पर जो है अपनी सैनिक छावनी स्थापित की होगी, योग्य सैनिकों की वहाँ पर नियुक्ति किया होगा, जिससे बाहर से आने वाले जो आक्रमण थे उनको इसने रोका होगा।
यदि उसने वहाँ पर किलों को बनवाया होता तो निश्चित तौर पे उसके खंडहर आज वहाँ पर मौजूद होते, लेकिन पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में ऐसे कोई किलों के खंडहर नहीं मिलते जिसे किलों की संज्ञा दिया जाए या कहा जाए कि एक किलो के रूप में थे। निश्चित तौर पे इसका जो आशय निकलता है वो ये निकलता है कि उसने उस समय सीमा की सुरक्षा के लिए योग्य सैनिकों को सीमा पर नियुक्त करके सैनिक छावनियाँ स्थापित करके बाहरी होने वाले आक्रमणों को इसने रोक दिया। उसके साथ साथ इसने सेना का पुनर्गठन किया। दिल्ली सल्तनत में पहली बार बलबन ही ऐसा व्यक्ति था जिसने एक अस्थायी सेना का गठन किया और अस्थायी सेना के गठन के लिए इसने एक विभाग स्थापित किया जिसे कहा गया दीवान-ए-अर्ज। एक क्वेश्चन आता है कि दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी, तो इसका उत्तर बलबन होगा। दीवान-ए-अर्ज का मतलब हुआ सैन्य विभाग। इसके पहले के जो सुल्तान थे उनके समय में ऐसा नहीं था कि सैनिक नहीं थे या सेना नहीं होती थी, सेना के बल पर ही तो इन्होंने जो है भारत को विजित किया था, लेकिन सैनिकों की भर्ती के लिए कोई विभाग नहीं था, उसके लिए कोई डिपार्टमेंट जो है उत्तरदायी नहीं था। तो पहली बार इसने जो है इस ओर ध्यान अपना आकर्षित किया और सैनिकों की भर्ती के लिए एक विभाग स्थापित किया जिसे कहा गया दीवान-ए-अर्ज या सैन्य विभाग। तो इस प्रकार गियासुद्दीन बलबन ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में एक सैन्य विभाग की स्थापना की। उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक ने राजत्व को स्थापित करने के लिए, सुल्तान की प्रतिष्ठा को जो है स्थापित करने के लिए उसने तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए। उसने तमाम ऐसी रीति रिवाजों परंपराओं की शुरुआत की जो इसके पहले किसी भी सुल्तान ने नहीं किया था। इसने अपने दरबार को वैभवशाली बनाया, वहाँ पर विलासता के तमाम सामग्री को उसने वहाँ पर स्थापित करवाया और जो ईरान के साथ है, ईरानों की जो सत्ता थी, वहाँ का जो दरबार था बड़ा वैभवशाली था, तो उनसे तुलना करते हुए इसने अपने दरबार में उन सारी परंपराओं को भी स्थापित किया। तो कुछ परंपराएं हैं जिसको इसने ईरानी जो है दरबार से लिया था, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसने अपने दरबार में जो है जो ईरानी परंपरा, ईरानी या फारसी परंपरा को स्थापित किया, ये भी क्वेश्चन पूछा आता है। जैसे सिजदा और पाबोस, सिजदा एवं पाबोस एक पद्धति थी जो ईरानियों के यहाँ प्रचलन में थी। दिल्ली सल्तनत में बलबन ने सिजदा और पाबोस की पद्धति को लागू किया। सिजदा और पाबोस का मतलब होता है घुटने मोड़ कर चरण चूमना। मतलब जो दरबारी होते थे वे दरबार में सुल्तान के आने के बाद झुक करके सुल्तान के पैर चूमते थे। यह जो परंपरा थी यह इस्लाम के विरुद्ध थी, लेकिन बलबन ने इस परंपरा को अपने दरबार में लागू किया। तो यह एक ईरानी या फारसी परंपरा थी। तो एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने दरबार में फारसी या ईरानी परंपराओं को लागू किया, या दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है सिजदा और पाबोस की पद्धति को किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत में लागू किया था। उसका जो आंसर है वो बलबन है या गियासुद्दीन बलबन है। दूसरा, इसने जो है ईरानियों का एक त्यौहार नौरोज़ त्यौहार मनाना प्रारंभ किया। ये भी क्वेश्चन आता है कि नौरोज़ त्यौहार दिल्ली सल्तनत में कौन सुल्तान मनाता था। तो इसका भी आंसर बलबन है कि बलबन ने नौरोज़ त्यौहार मनाना प्रारंभ किया। नौरोज़ त्यौहार के अंतर्गत ये पारसियों का जो है एक प्रमुख फेस्टिवल था जो नए वर्ष के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता था। तो इस परंपरा को इसने जो है अपने दरबार में लागू किया। तो दो महत्वपूर्ण ईरानी परंपराओं को बलबन ने अपने दरबार में लागू किया। एक था सिजदा और पाबोस की पद्धति और दूसरा था नौरोज़ त्यौहार। तीसरा, इसके समय में एक क्वेश्चन आता है कि निम्न सुल्तानों में से किस सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण हुए। तो बलबन के समय में मंगोलों के अत्यधिक आक्रमण हुए।
और इन्हीं आक्रमणों को रोकते हुए या मंगोलों से युद्ध करते हुए इसका जो बड़ा पुत्र मोहम्मद था वह मारा गया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप जो है, चूँकि दो सुल्तानों का नाम आता है, एक बलबन का आता है, एक अलाउद्दीन खिलजी का आता है। आगे चल करके हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी मंगोलों के आक्रमण हुए थे और बलबन के समय में भी मंगोलों के आक्रमण हुए थे, लेकिन अगर सर्वाधिक की बात आएगी तो उसका आंसर अलाउद्दीन ही होगा। लेकिन अत्यधिक की बात आती है या उसमें अगर अलाउद्दीन ऑप्शन में नहीं है तो उसमें आंसर जो होगा वह बलबन आएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हुआ है और दिए गए ऑप्शन में से संभावित जो आंसर होगा वह कौन हो सकता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। इस बात को आप जो है सदैव ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से बलबन ने जो है 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक शासन किया और उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए तमाम प्रकार के जो हथकंडे अपनाए, उसमें वह सफल भी रहा। इसने अपने व्यक्तित्व में ज़बरदस्त सुधार किया। जब यह सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के बाद इसने जो है अपने आप को काफ़ी गंभीर कर लिया। इसने सामान्य लोगों से बातचीत करना अपने आप को बंद कर दिया, सदैव गंभीर मुद्रा में रहता था। जब दरबार में सुल्तान आता था तो लोगों के हंसने और मुस्कुराने पर भी इतने प्रतिबंध लगा दिया था। इसने अपने अंगरक्षकों को, जो विशालकाय शरीर वाले जो लोग होते थे, जो नंगी तलवार लिए इसके दोनों ओर खड़े रहते थे, वे उसके अंगरक्षक के रूप में हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बलबन ने जो तमाम हथकंडे अपनाए, उनमें से ये सारे पॉइंट भी जुड़े आते हैं कि इसने अपने आप को पूरी तरह से गंभीर कर लिया, हंसना बोलना और स्वयं बंद कर दिया और लोगों के हंसने बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इवन जब इसका पुत्र मोहम्मद मंगोलों से आक्रमण करता हुआ मारा गया था तो उसके बाद भी यह रेगुलर जैसे रोज आता था दरबार में आया और उसने दुख तक व्यक्त नहीं किया और दरबार में सभी कार्यकाज उसी तरीके से किया जैसे पहले किया करता था। इतिहासकार बदायूनी है जो ये कहता है कि जो बलबन का व्यक्तित्व था वह जितना गंभीर था वह उतना जो है अकेले में नहीं हुआ करता था। जब बलबन अकेले हुआ करता था अपने पुत्र के लिए पे महल में रोया भी करता था, ऐसा बदायूनी कहता है। लेकिन लोगों के सामने यह दिखावा करने का प्रयास जरूर करता था कि वो सुल्तान के लिए या उसके लिए ये सब बातें सामान्य हैं, लोगों का मरना जीना ये सब होता रहता है। लेकिन जो सुल्तान है, सुल्तान का अपना एक कर्तव्य होता है, सुल्तान का अपना एक कार्य होता है, सुल्तान की अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। सुल्तान को अपने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहना चाहिए। उसे तमाम प्रकार के जो माया मोह या इस प्रकार की जो चीज़ है उसमें उसे कभी लिप्त नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बलबन ने इन आचरणों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को एक सुल्तान के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास किया उसमें वह सफल भी रहा। क्योंकि बलबन जो था वह दिखावटीपन बहुत ज़्यादा करता था। ऐसी स्थिति में इसने जो है, जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि इसने ईरान की तमाम जो है परंपराओं को अपने दरबार में लागू किया, तो कुछ ईरानी परंपराओं को उसने नामकरण में भी रखा। जिसने अपने उन सुल्तान बनने के बाद उसके जो पोते हुए थे उन पोतों का नाम भी इसने ईरानी परंपरा के अनुसार किया था। जैसे ईरान में परंपरा थी कि वे लोग अपने नाम के आगे कै शब्द का प्रयोग लगाते थे। तो जैसे इसका जो पोता था कैखुसरो था, कैकुबार था, कैमुअर्स था। तो ये जो इसके पोतों का जो इसके नामकरण किया गया यह ईरानी पद्धति के अनुसार किया गया। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि बलबन जो था वह एक सुल्तान के साथ साथ वह एक जो है नया प्रयोग करने वाला और एक नकलची टाइप का व्यक्ति भी था। आप इस तरीके भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने उन चीज़ों का नकल किया जहां से उसे लगता था कि उससे उसके वैभव में, उसकी प्रतिष्ठा में, उसके सम्मान में वृद्धि होगी, तो ऐसे कार्यों को यह किया करता था। बलबन अपने जीवन के अंतिम समय में अपने बड़े पुत्र मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इसके जीवन काल में ही इसके पुत्र मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इसलिए इसने मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद
जो उलेमा वर्ग था उसने उसके उत्तराधिकार को स्वीकार न करते हुए उसके दूसरे पोते कैकूबाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। क्योंकि कैकूबाद एक अयोग्य व्यक्ति था, उसमें सुल्तान बनने की योग्यता नहीं थी, वह शासन करने के लायक नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद जब कैकूबाद सुल्तान बना तो एक बार पुनः दरबार में गुटबंदी शुरू हो गई और राज दरबार में एक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया और राज जो है विघटन की प्रक्रिया को जाने लगा। और कुछ समय बाद कैकूबाद को पक्षाघात जैसी एक भयानक बीमारी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके दूसरे सुल्तान जो उलेमा थे, उलेमाओं ने उसके दूसरे एक अल्पवयस्क पुत्र कैमुअर्स को उसका उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन 6 महीने बाद कैमुअर्स की भी हत्या कर दी गई। इस प्रकार 1290 ईस्वी में गुलाम वंश समाप्त हो गया। तो इस तरीके से गुलाम वंश का जो सफ़र 1206 में शुरू हुआ था वो जो है 1290 ईस्वी तक खत्म हो गया। अब इसके बाद एक नए राजवंश की शुरुआत होती है जिसको हम एक नए वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।